स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से हर साल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, एक जिन्हें क्वालिटी पसंद है और दूसरा जिनको क्वांटिटी पसंद है। जिनको क्वांटिटी पसंद है वो बोलते हैं कि मुझे क्वालिटी से कुछ लेना देना नहीं है, इट डज नॉट मैटर फॉर मी। तो जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो भी यही सोचता है कि मुझे क्वांटिटी पसंद है, मुझे क्वालिटी से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं जो सोचते हैं किसी भी तरीके से मार्क्स आ जाता तो आ जाता, हाँ ठीक है, किसी भी वे से आ जाए, बस मार्क्स आ जाए। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी यही बोलता है कि देखिए जो सॉल्यूशन है वो क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। जो हम सॉल्यूट ऐड करेंगे किसी भी पार्टिकुलर सॉल्वेंट में टू मेक द सॉल्यूशन, तो जो सॉल्यूट हम ऐड कर रहे हैं उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि NaCl है तो KCl है तो CaCl2 है, वो KBr है NaBr है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहाँ पे ज्यादा है, जहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो एक बात तो क्लियर है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में ही पढ़ना है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है, न कि उसके नेचर पे। एक बात तो क्लियर हो गया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल से, न कि नेचर ऑफ सब्सटेंसेस पे। जैसे अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या क्या किस किस सेगमेंट का स्टडी करेंगे। तो पहला हमारा रहेगा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP। सेकेंड हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और लास्ट में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम इस वीडियो में रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो कंटेनर हैं, कंटेनर A और कंटेनर B। कंटेनर A में ये हमारा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है और हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया हुआ है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया हुआ है। यहाँ पे काफी नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है यहाँ पे, और ये भी हमारा एक सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है ये क्या है, थोड़े से लेस क्वांटिटी में है, ये लेस क्वांटिटी में है और यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में है। तो अगर हम वेपर बनाना चाहें, इसे हमने कंटेनर को क्लोज कर दिया है ताकि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो सके। अगर हम वेपर बनाएं तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा? ऑब्वियसली B का, कंटेनर B का वेपर प्रेशर क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, क्योंकि जब ये वेपर बनाएगा तो इनको रोकने के लिए जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो बहुत कम अमाउंट में है, तो ये वेपर क्या होगा, ज्यादा कलेक्ट होगा इधर। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि इतने ज्यादा पार्टिकल्स हैं कि वेपर प्रेशर क्या बनेगा, कम बनेगा। तो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं रॉड्स लॉ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। एक इसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन भी देखा था, P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वेयर P0 इज द वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। मतलब जब सॉल्यूशन नहीं है बना है, मतलब प्योर स्टेट में किसी और सब्सटेंसेस का मिक्स नहीं किया गया है, उस कंडीशन को, यानी ये सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को क्या करता है, दिखाता है P0। PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो P0 माइनस PS को हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पे याद करिए, P0 माइनस PS को हम बोल रहे थे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और P0 माइनस PS अपान P0 को बोलते थे रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर RLVP, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये किसके इक्वल था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए P0 माइनस PS अपान P0, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम क्या ले सकते हैं, लेट मान लेते हैं कि N1 जो है वो सॉल्वेंट का मोल है और N2 जो है वो सॉल्यूट का मोल है। तो हम क्या लिख सकते हैं,
N2 अपान N1 प्लस N2। मोल फ्रैक्शन तो ऐसे ही लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो P नॉट माइनस PS इक्वल टू N2 अपान N1 प्लस N2, इसी को हम बोलते हैं RLVP। इसको ऑलरेडी आपने स्टडी कर लिया है। अब ध्यान दीजिएगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर N2 पे। तो यहाँ कंटेनर ए और कंटेनर बी में कहां पे मोल ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है? कंटेनर ए में। तो कंटेनर ए में जो वेपर प्रेशर कहां कम बनेगा, इसकी वैल्यू कहां ज्यादा आएगी? तो कंटेनर ए के लिए आएगी। तो इसका मतलब सीधा ये होता है कि ये जो है नेचर पे डिपेंड नहीं करता है कि हाँ नेचर क्या है, ए कॉस्टली है, ये बहुत सस्ता है, चीप है। चीप और कॉस्टली से कुछ लेना देना नहीं है। कौन सा साल्ट चीप है, कौन सा साल्ट कॉस्टली है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये डिपेंड करता है उसके क्वांटिटी पे। यहाँ पे कितना क्वांटिटी है, इतना, यहाँ पे कितना क्वांटिटी है। तो जहां पे जितना ज्यादा क्वांटिटी होगा वहां पे रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा? कम बनेगा। यानी RLVP रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ही मतलब होगा कि वेपर प्रेशर का क्या बनना? कम बनना। तो वेपर प्रेशर कम कहां बनेगा? जहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। इज इट क्लियर? तो ये बात तो क्लियर हो गया कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, ना कि उसके नेचर ऑफ सब्सटेंसेस पे। तो ये जो सब्सटेंसेस नेचर पे ना डिपेंड करके नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कोएलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो RLVP हमारा क्या है? कोएलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एक बात और बताना चाहूंगा माय डियर स्टूडेंट कि अगर आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जब पूरा हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मैं एक और नया वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो एक बात ध्यान देंगे कि आपके लिए जो न्यूमेरिकल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पूछे जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, अगर एक सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूटेड है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूटेड है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत कम होंगे, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत ज्यादा क्या है? डाइल्यूटेड है। तो यहां पे हम क्या करेंगे? इस N2 को इग्नोर कर देंगे। ऊपर नहीं इग्नोर कर सकते हैं, ऊपर इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन नीचे हम N2 को क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा P नॉट माइनस PS अपान P नॉट इक्वल टू N2 अपान N1। ये आप यूज करेंगे किसके लिए? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का यूज करना है। P नॉट माइनस PS, P नॉट माइनस PS अपान P नॉट इक्वल टू N2 अपान N1। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने के लिए। ये मैं आगे एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको क्लियरली न्यूमेरिकल बारे में सॉल्व करके बताऊंगा। तो ये हमारा एक कोएलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। ऑलरेडी इसके बारे में बहुत ज्यादा हमने स्टडी कर लिया है। जिनको भी अगर थोड़ा क्लियर नहीं है, डाउट है, वो हमारा वीडियो नंबर 3 देख लेंगे, रॉल्स लॉ वाला, तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकेंड कोएलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर। स्टूडेंट शुरू करते हैं नेक्स्ट कोएलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर। इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करेंगे और इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा व्हाट इज द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द ऑस्मोसिस। अब ध्यान दीजिए, हमने एक कंटेनर रखा है और बीच में हमने इसको पार्टीशन लगा दिया है। ठीक है, इस पार्टीशन को हम बोलते हैं सेमी परमिबल मेम्ब्रेन, SPM। तो इसके बारे में अभी मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज द SPM। तो देखिए, ये सेमी परमिबल मेम्ब्रेन है और इस ब्लॉक में सॉल्यूशन है और इस ब्लॉक में सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट और ये सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या है? इस सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट है, तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। सॉल्वेंट क्या है? प्योर है, तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? लो होगा। तो होता क्या है कि इसके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं लो कंसंट्रेशन की, वो क्या करते हैं? स्पॉन्टेनियसली इधर फ्लो करेंगे। किधर? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर। किसके थ्रू? SPM के थ्रू। तो द फ्लो ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू SPM इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस में क्या है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर पार्टिकल्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। किसके थ्रू? SPM के थ्रू। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। अब जब ऑस्मोसिस से क्लियर है कि ऑस्मोसिस है, तो ये जो SPM है,
सेमी परमिबल मेम्ब्रेन ये दो तरीके का होता है। एक होता है नेचुरली और दूसरा होता है आर्टिफिशियली। तो नेचुरली एसपीएम क्या है? जैसे पिग ब्लैडर सबसे बेहतरीन एसपीएम है। जैसे वेजिटेबल के ऊपर के पार्ट जो होते हैं वो भी एसपीएम का काम कर सकता है। एनिमल का स्किन वो भी क्या है? एसपीएम है। वही अगर आर्टिफिशियल सेमी परमिबल मेम्ब्रेन की बात करें तो कॉपर फेरोसाइनाइड, जिसको हम आर्टिफिशियल लैब में बना सकते हैं, वो एसपीएम हो गया। ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो हम आर्टिफिशियली क्या बना सकते हैं? सेमी परमिबल मेम्ब्रेन बना सकते हैं। तो सेमी परमिबल मेम्ब्रेन के थ्रू लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर पार्टिकल्स का मूव करना ही क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। अब एक बार ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको ऐसे प्रेस कर दूं और यहाँ पे हम पिस्टन लगा दें, यहाँ पे हमने पिस्टन लगा दिया। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इस पे प्रेशर लगाऊं, इस पे अगर मैं प्रेशर लगाऊं तो प्रेशर जब लगाऊंगा तो क्या पार्टिकल उसी रेट से फ्लो करेंगे या स्लो हो जाएंगे? तो निश्चित स्लो हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हम प्रेशर लगाएंगे तो ये पार्टिकल्स जो है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहे थे वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो ये पार्टिकल स्लोली इनका रेट जो होगा फ्लो करने का कम हो जाएगा। ऐसे फोर्स अगर हम प्रेशर लगाते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि कोई भी पार्टिकल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव नहीं करेगा। क्यों? हमने यहाँ पे क्या है? एक प्रेशर अप्लाई किया हुआ है। तो ये जो हमने प्रेशर कहाँ हम लगा रहे हैं? हाई कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन पे। तो हमने जो प्रेशर लगाया जिसके वजह से ऑस्मोसिस रुक गया, स्टॉप हो गया, तो जितना प्रेशर हमने लगाया उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं किस पे? सॉल्यूशन चैम्बर में या हाई कंसंट्रेशन के बॉक्स पे, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। और इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे डिनोट करेंगे? पाई से। अब ध्यान देना है कि ये जो हमारा पाई है किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो ये सारा चीज किससे रिलेटेड है? कंसंट्रेशन से। तो एक तो हम कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे देखिए, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन में बहुत गहरा रिलेशन है। आप टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो सॉल्वेंट हैं, जो लिक्विड फॉर्म जो सॉल्वेंट हैं वो क्या हो जाते हैं? इवेपोरेट हो जाते हैं, तो वो और गाढ़ा होता जाता है। तो ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो यानी हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन के लिए C और टेम्परेचर के लिए T। तो हम लिख सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C फर्स्ट इक्वेशन और पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T सेकेंड इक्वेशन। दोनों को कंबाइन कर दें तो लिख सकते हैं पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT। अब यहाँ पे अगर हम इस प्रोपोर्शन को हटाएं तो पाई इक्वल टू लिख सकते हैं RCT, या एक और ऐसे लिख सकते हैं पाई इक्वल टू CRT। कभी कभी R की जगह हम यस भी लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं R और यस को सोल्यूशन कांस्टेंट। तो अगर हम R की जगह यस भी लिखते हैं तो हम क्या हो जाएगा? पाई इक्वल टू CST, पाई इक्वल टू CST। जैसे आप याद कर सकते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मुंबई का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। तो पाई इक्वल टू CST या CRT, where S is the solution constant, C is the concentration of solution और T is the temperature। तो आप इस फार्मूला को याद रखेंगे, पाई इक्वल टू CST। R और S दोनों का मतलब सेम है, सॉल्यूशन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू वही होगी जो R की होती है। तो एक बात आप याद रखेंगे, एग्जाम में R की वैल्यू मेंशन की जाएगी, क्वेश्चन में दिया रहेगा R का वैल्यू क्या है। तो आपको कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे और जिस कंसंट्रेशन की बात करेगा तो वहां पे हम इजीली क्या है? कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ दिया कि हाउ कैन यू प्रूव दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? हाउ कैन यू प्रूव दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? तो देखते हैं कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जैसा कि बच्चों आपको पता है पाई इक्वल टू CST और कंसंट्रेशन इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? मोल अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम।
तो पाई इक्वल टू एन भी इंटू एस टी। तो यहां पे आप लिख सकते हैं पाई भी इक्वल टू एन एस टी। अब बताइए एन क्या है? नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल यानी वो किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, न कि नेचर पे डिपेंड कर रहा है। अब जो भी सॉल्यूट ऐड करेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस तो होगा ही। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? पाई किस पे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो कोई भी सब्सटेंस जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो इससे प्रूव हो जा रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। अब इस ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा उसको देख लेते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर से और ऑस्मोसिस से रिलेटेड क्या क्या टर्म है। देखिए यहाँ पे एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस। देखिए हमने क्या किया, एक पार्टिकल्स एक सब्सटेंसेस को इस वाटर में क्या किया? रख दिया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे है क्या, आप रिजल्ट में देख रहे हैं कि ये जो है श्रिंक होके ऐसा हो गया है। तो हुआ ऐसा क्यों? तो हुआ ऐसे कि इसने जो इसके फ्लूइड थे वो क्या हो गए? बाहर निकल गए। क्यों ऐसा हुआ? क्यों बाहर निकल गया? ऐसा हुआ कैसे? तो हुआ ऐसे कि हमने जो बाहर सॉल्यूशन रखा था इसका कंसंट्रेशन क्या था? ज्यादा था, और अंदर का कंसंट्रेशन क्या था? कम था। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जब पार्टिकल्स मूव करेगा तो ये क्या हो गया? श्रिंक हो गया। तो इसको हम बोलते हैं एक्सोस्मोसिस बोलते हैं। लेकिन वहीं अगर हम देख रहे हैं ये पार्टिकल एक सब्सटेंसेस है, हमने इसको क्या रखा है? लो कंसंट्रेशन में रखा है। ये हमारा लो कंसंट्रेशन है और ये क्या है? हाई कंसंट्रेशन है। और यहाँ क्या है? लो कंसंट्रेशन है। इसमें ये लो कंसंट्रेशन है और अंदर क्या है? हाई कंसंट्रेशन है। तो पार्टिकल्स क्या करेगा? मूव करेगा अंदर की ओर। तो जब हमारा सॉल्यूशन अंदर की ओर मूव करता है तो ये क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्वेल हो गया। इसमें क्या है? पार्टिकल्स कहाँ आ रहा है? बाहर की ओर निकल रहा है। जो फ्लूइड है वो कहाँ निकल रहा है? बाहर की ओर निकल रहा है। तो उसको हम बोलेंगे एक्सोस्मोसिस। और जब सॉल्यूशन है अंदर की ओर मूव करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोस्मोसिस। अच्छा, ये तो क्लियर है। कुछ फैक्ट और हैं, थोड़ा उनको भी देख लेते हैं। अभी आपने थोड़ा समय पहले इसको देखा था। जैसे यहाँ पे क्या है कि जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो पहले क्या था कि ये लो कंसंट्रेशन है और ये क्या है? हाई कंसंट्रेशन है। तो पार्टिकल्स किधर मूव करेंगे? लो से हाई, ड्यू टू ऑस्मोसिस थ्रू एसपीएम के थ्रू मूव करेंगे। लेकिन जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे पार्टिकल्स कम मूव करेंगे। जब एक ऐसा प्रेशर आ जाए जहां पे ये क्या हो जाए? बंद हो जाए। ये जो फ्लो ऑफ पार्टिकल्स है वो मूव करना क्या हो जाए? बंद हो जाए। तो जितने प्रेशर पे बंद हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बात तो आप क्लियर है, सब लोग जानते हैं। अब देखिए अगर इस प्रेशर को कंटिन्यूअसली इंक्रीज किया जाए ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा, तो अगर इस प्रेशर को कंटिन्यू इंक्रीज किया जाए तो क्या होगा? ये अपोजिट होने लगेगा। पार्टिकल जो है हाई कंसंट्रेशन से कहां मूव करना शुरू कर देंगे? लो कंसंट्रेशन को। देखिए जब प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए तो पार्टिकल्स किधर से मूव करेंगे? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। तो जब हाई से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं आरओ। जो हम आरओ वाटर पीते हैं वो यही है, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब जैसे देखिए एक कहानी आपको सुनाता हूं। सपोज आप यहां से निकल रहे हो अंडमान बाय बोट या बाय शिप और रास्ते में सपोज प्यास लगती है। तो प्यास लगती है तो सपोज आप क्या करोगे? पानी सी का पानी पियोगे। तो सी का जब पानी आप पियोगे तो क्या है? सलाइन वाटर है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हाई है। तो जैसे पियोगे तो अंदर जो सेल है, टिश्यू है, उसमें जो फ्लूइड है उसका कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो क्या हो जाना शुरू हो जाएगा? ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगा। तो लो कंसंट्रेशन यानी सेल से जो सैप है, सेल सैप, वो कहाँ आने लगेंगे? बाहर आने लगेंगे। तो प्यास आपको और लगेगी, फिर आप और पिएंगे। तो वही चीज होता जाएगा। तो होगा क्या? अब पानी के बीच में रहकर भी पानी के बिना क्या हो जाएगा? आदमी का डेथ हो जाएगा। तो ये है। तो अब देखिए कई देश हैं जैसे इजराइल है, वो क्या करता है? वो चारों तरफ समुद्र से घिरा है, लेकिन फिर भी वो क्या है कि समुद्र के पानी को यानी सी वाटर को क्या करता है? रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू वो ड्रिंक वाटर में क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। इसी तरीके से अपना इंडिया भी काम कर रहा है।
तो जो अरब सी हैं उनको क्या कर रहा है, ड्रिंक वाटर में चेंज कर रहा है इसी के थ्रू। और आजकल तो आरओ वाटर की बहुत डिमांड भी है, जहां भी जाते हैं हम आरओ वाटर ही मांगते हैं। तो ये सब है। देखिए अब आरओ वाटर आप देख रहे होंगे कि केवल नंबर जो पार्टिकल्स है उनको फ्लो होने नहीं देता है। तो पार्टिकल जब फ्लो नहीं होने देगा तो सोचिए वाटर क्या है, बहुत हल्का होता है, लाइट होता है। इसलिए हम जब आरओ वाटर पानी पीते हैं तो हमें बार बार प्यास लगता है, क्योंकि इसमें कोई भी मिनरल नहीं है, सारे मिनरल तो इधर रुक गए हैं। इसलिए पहले के जो लोग थे जो सिंपल वाटर पीते थे वो काफी स्ट्रोंग होते थे, और अभी आरओ वाटर पीने से चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं। लेकिन अब दिक्कत ये है कि पानी भी प्योर नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि हम आरओ वाटर में मिनरल ऐड करके पिए तो ज्यादा बेहतर हो पाएगा। तो ये है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, यानी सैलाइन वाटर को डिसैलिनाइजेशन कैसे कर सकते हैं, आरओ के थ्रू कर सकते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इनको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप अच्छे से समझिए इसको। हेमोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस और क्रीनेशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक और हाइपर। तो पहले हम बात करेंगे हेमोलाइसिस सॉल्यूशन को। अब देखिए हेमोलाइसिस सॉल्यूशन क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। जैसे सपोज कोई आदमी बहुत ज्यादा पानी पी ले, कोई भी अगर बहुत ज्यादा पानी पी ले तो क्या होगा, पानी का कंसंट्रेशन तो कम है। तो जब पानी का कंसंट्रेशन कम है तो जितना ज्यादा पानी एक कप होता है, जब आदमी डूबने लगता है, सपोज कहीं किसी को स्विमिंग नहीं आती है और वो डूब जाता है, तो कैसे टिश्यू काम नहीं करते हैं, इस चीज पे है ये। तो देखिए जब बहुत ज्यादा पानी अगर बॉडी में चला जाए तो क्या होगा, तो पानी का कंसंट्रेशन तो कम है, तो वाटर का कंसंट्रेशन जब कम है तो ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगा। जो सेल्स के ऊपर के पार्ट है तो एसपीएम की तरह काम करेंगे। तो वाटर जो है उस सेल में क्या करेगा, एंट्री लेगा। जैसे सेल है और हमने इसको बहुत ज्यादा वाटर में डाल दिया तो वाटर इसमें क्या होगा, एंट्री लेगा। जब वाटर इसमें एंट्री लेगा तो इसको क्या बोलेंगे, इंडोस्मोसिस। वाटर एंट्री ले रहा है, इंडोस्मोसिस हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे। स्वेलिंग होने से रैप्चरिंग भी हो जाएंगे। तो जो टिश्यू है वो क्या हो जाते हैं, रैप्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं हेमोलाइसिस। तो हेमोलाइसिस में क्या होता है, रैप्चरिंग ऑफ सेल क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। इसको हम बोलते हैं हेमोलाइसिस। हेमोलाइसिस में क्या होता है, इंडोस्मोसिस के थ्रू सेल का क्या होने लगता है, रैप्चरिंग होने लगता है। वही अगर हम बात करें प्लाज्मोलाइसिस और क्रीनेशन की, तो जैसे प्लाज्मोलाइसिस और क्रीनेशन की, तो जैसे यहाँ पे सेल है, कोई भी टिश्यू है या सेल है, ये टिश्यू है। अब देखिए है क्या, हमने क्या किया, हाई कंसंट्रेशन, कभी कभी नहीं हम बहुत ज्यादा साल्टी खा लेते हैं, तो बहुत ज्यादा जब साल्टी खाते हैं तो उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई होता है। तो अब जब बहुत ज्यादा साल्टी ले लेते हो तो सेल के जो फ्लूइड है उनका कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, लो कंसंट्रेशन, सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है लो कंसंट्रेशन में है, जो बाहर है वो हाई कंसंट्रेशन में है। तो ऑस्मोसिस कैसे होता है, लो से हाई की ओर। तो जो सॉल्यूशन है वो लो से हाई की ओर आना शुरू हो जाएंगे, तो सेल क्या होने लगेगा, श्रिंक हो जाएगा। ये जो सेल था वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया। तो इसको हम बोलते हैं क्रीनेशन या प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। अब एक बात है यहाँ पे, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, इसके लिए ये अच्छे से आप समझेंगे इसको। जैसे मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, एक यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। यहाँ पे भी हमने क्या किया है, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन से सेटअप कर दिया है। अगर इन दोनों सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई, वो क्या है, सेम है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है, एट सेम टेम्परेचर हम चेंज नहीं करने वाले हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है, एट सेम टेम्परेचर, तो हम उसको बोलेंगे आइसोटोनिक। यानी अगर हम इसका सॉल्यूशन, इसका हम ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 मान ले, इसका पाई 2 मान ले, तो हम लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं, पाई 1 इक्वल टू पाई 2। सिंस टेम्परेचर भी हमने क्या रखा है, इक्वल रखा है, तो हम लिख सकते हैं पाई इक्वल टू क्या होता है, सी एस टी। तो पाई 1 हो जाएगा C1
T1, टेम्परेचर तो सेम है, C1 मान लेते हैं, और पाई 2 क्या हो जाएगा, C2S क्यों, यस तो सेम रहेगा सबके लिए, टेम्परेचर हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। तो फॉर आइसोटोनिक सोल्यूशन पाई 1 इक्वल टू पाई 2, तो हम लिख सकते हैं क्या चीज, C1ST इक्वल टू C2ST, ST से ST कैंसिल, तो C1 इक्वल टू C2, ये हमारा किसके लिए हो गया, आइसोटोनिक के लिए होगा। अब देखिए यहाँ पे हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक क्या है, सपोज यहाँ पे पाई 1 पाई 2, मान लेते हैं पाई 1 ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ज्यादा है, किससे, पाई 2 से, तो ए का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है या बी का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है कि जब किसी दूसरे कंपेयर, देखिए जब तक कंपेयर नहीं करेंगे नहीं होगा, तो जब हम किसी से कंपेयर करते हैं और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। जब उसी का कंपेयर करने के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो एक बात याद रखेंगे, जहां पे दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक, जहां कम है प्रेशर उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक, जहां ज्यादा है वो हाइपरटोनिक। तो आप एक बात याद रखेंगे, सीबीएसई बोर्ड में कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इडेमा पूछता है, व्हाट इज द इडेमा डिजीज। देखिए जब बहुत ज्यादा आप साल्टी फूड खा लेते हैं तो होता क्या है कि जो ब्लड, जो सेल, बॉडी के अंदर जो टिश्यू है उनमें स्वेलिंग हो जाती है, उसमें प्यूफिनेस आ जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जब साल्टी फूड आप खाते हो तो वाटर का रिटेंशन हो जाता है, वाटर को सेल में जाने से वो क्या करता है, रोक देता है, तो इसकी वजह से उसमें प्यूफिनेस और स्वेलिंग हो जाती है। उस डिजीज को हम बोलते हैं इडेमा डिजीज, बहुत ज्यादा साल्टी फूड खाने से ही होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे, 0.9% एक्वस सोल्यूशन, जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें जो साल्ट का सोल्यूशन होता है वो 0.9% एक्वस सोल्यूशन होता है। अच्छे से आप इसको समझेंगे, ब्लड प्लाज्मा का साल्ट का सोल्यूशन कितना होता है, 0.9% एक्वस सोल्यूशन। अब ध्यान दीजिए, अगर कोई आदमी जो है 0.9% एक्सेस कंसंट्रेशन का साल्ट अगर इंटेक कर लेता है, ले लेता है, तो क्या होगा, तो होगा क्या कि सपोज अगर कोई ज्यादा कंसंट्रेशन का साल्ट 0.9% से ज्यादा है तो ले लेता है, तो उसका कंसंट्रेशन तो ज्यादा है, तो जो सेल्स के अंदर, टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड है उनका कंसंट्रेशन कम है, तो कम होने से वो क्या होगा, जो अंदर के फ्लूइड है वो बाहर निकल जाएंगे, तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी जो है 0.9% से लेस कंसंट्रेशन लेता है, तब क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन कम है तो क्या होगा, अंदर की ओर फ्लो करेगा, तो जब अंदर की ओर फ्लो करेगा तो क्या हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी। तो दो फैक्ट याद रखना है कि अगर 0.9% से ज्यादा है तो श्रिंक होगा और 0.9% से कम है तो स्वेलिंग होगा। तो जब इस सॉल्यूशन 0.9% से कम रहेगा तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसका कंसंट्रेशन कम होता है, और जिसका सॉल्यूशन ज्यादा, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जब हम लेंगे तो हमारा क्या होगा, सेल श्रिंक होगा, और जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लेंगे तो सेल क्या होगा, स्वेलिंग होगी। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप ऑस्मोसिस और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अच्छे से समझे होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप अपना फीडबैक देंगे मुझे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थैंक यू।